स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 22 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उनको मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले कि अगर आपने एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस से आपको काफी फायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से, तो वह टॉपिक आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो देखते हैं आज के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें पोषण एवं स्वास्थ्य से, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन डी के दो मुख्य स्रोत हैं, सूर्य का प्रकाश और भोजन। सबसे पहले तो हम भोजन को देख लेंगे कि भोजन से विटामिन डी के स्रोत, जिसमें वसा युक्त मछली जैसे कि ट्राउस, सैल्मन, टूना और मैकेलर, अंडे की जर्दी, मशरूम, पनीर, मूली के पत्ते, दूध, मक्खन और गहरे हरे रंग की सब्जियां, अंजीर, सोया, बादाम और जई जैसे दूध के विकल्प, कई ब्रेडों के नाश्ते के अनार, संतरे का जूस और दही। तो इन सब से कुछ हमें थोड़ी मात्रा में क्या है, विटामिन डी मिलता है। लेकिन सूर्य से विटामिन डी का हमें जो धूप सेकना, उससे हमें सबसे ज्यादा और अच्छा प्राकृतिक स्रोत में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। सूर्य का प्रकाश मेन है विटामिन डी के लिए और भोजन से संबंधित मैंने सभी प्रकार के आपको बता दिए हैं स्रोत, तो यह सभी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे है विटामिन ए के क्या कार्य हैं। तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो एक वसा में घुलनशील विटामिन है। यह कैसा है, वसा में घुलनशील विटामिन है जो दृष्टि, प्रतिरक्षा, कोशिका वृद्धि और प्रजनन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है। मैंने विटामिनों की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो कि आप एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। आप देखेंगे कि विटामिनों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में विटामिनों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो उस रिवीजन वीडियो में मैंने सभी विटामिनों के आपको ट्रिक के माध्यम से रासायनिक नाम, उनसे संबंधित रोगों को, उनसे संबंधित स्रोतों को डिटेल में पढ़ाया है और छोटी सी वीडियो है, तो एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था, डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाता है। तो डीपीटी के टीका, यहाँ से प्रश्न आपको हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और टीकाकरण, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिवीजन कराया है टीकाकरण का, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा और डिटेल वीडियो भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी और इससे संबंधित आपको लगभग 100 MCQs मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप चैनल के माध्यम से जरूर देखिएगा। डीपीटी टीका, जिसे डीटीपी का टीका भी कहा जाता है, यह एक संयुक्त टीका है जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी और टिटनिस नामक तीनों संक्रामक रोगों से बचाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, डायरिया से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। डायरिया यानी कि दस्त से बचने के लिए मुख्य रूप से रोटा वायरस संक्रमण से होने वाले डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। और रोटा वायरस संक्रमण से होने वाले डायरिया, उल्टी और बुखार में यह सुरक्षा प्रदान करता है, जो खासकर बच्चों में यह आम है। तो यह वैक्सीन कैसे दी जाती है, यह याद रखिए। तो यह वैक्सीन बच्चों को मुंह के माध्यम से दी जाती है। यह एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा दी जाती है। और यह कब दी जाती है अगर प्रश्न पूछा जाए, तो रोटा वायरस वैक्सीन को बच्चों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार दिया जाता है। आमतौर पर यह 6 सप्ताह की उम्र में यह वैक्सीन, यह टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खसरे का टीका क्यों लगाया जाता है। तो खसरे का टीका, जो कि जिसे कि MMR का टीका कहा जाता है, तो MMR का टीका खसरा या मीजल्स, मप्स और रुबेला, इन 3 गंभीर वायरल बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाने वाला टीका है MMR का टीका।
तो अगर हम इसके विस्तार में देखें इसको, तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएमआर क्या है। तो एमएमआर का मतलब है खसरा, मप्स और रुबेला। तो यह टीका क्यों जरूरी है? ये 3 बीमारियों के लिए, बहुत संक्रमण जो बीमारियां हैं उनके लिए, कठिन जटिलताएं जो पैदा कर सकता है, उनके लिए यह टीका बहुत जरूरी है। साथ ही याद रखिए कि यह कैसे काम करता है। तो यह टीका तीनों वायरलों के कमजोर रूप को, और यह तीनों बीमारियों, बहुत संक्रमण होता है और गंभीर जटिलताएं पैदा करता है, उनके लिए यह काम करता है। साथ ही याद रखिए यह काम कैसे करता है। तो यह टीका इन तीनों वायरलों के कमजोर रूप में शरीर में डालकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो एमएमआर से संबंधित हमने सभी प्रकार के प्रश्न यहीं पर सॉल्व कर लिए। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, और आप टीकाकरण की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ाया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, सांस लेने के बाद में फेफड़े में क्या रह जाता है? तो सांस लेने के बाद फेफड़े में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन जैसी गैसें रह जाती हैं, जिसे सांस छोड़ने के दौरान शरीर में बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम निष्कासन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों में वापस आती है और सांस छोड़ने के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह अधिनियमों से था। तो बाल संरक्षण एक्ट का क्या उद्देश्य है? मैंने सभी प्रकार के अधिनियमों की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इन सभी अधिनियमों को, अधिनियमों को बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया है। तो वह वीडियो आप एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगर हम बाल संरक्षण अधिनियम की बात करें तो विशेषकर किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया के तहत समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार और विकास सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सेरेब्रल पॉलिसी रोग किस वजह से होता है? सेरेब्रम पॉलिसी जो जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, मांसपेशियों के नियंत्रण और गति को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निमोनिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया बीमारी से फेफड़े यानी कि लंग्स प्रभावित होते हैं, जहां वायु की थैलियां द्रव या मवाद से भर जाती हैं। आगे अगर हम कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में मेमोरी, एमएस एक्सेल और वर्ड से प्रश्न पूछे गए थे। तो कंप्यूटर के मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज 100 एमसीक्यूज करवाए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो जरूर एग्जाम से पहले देखकर जाइएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो लगभग 5 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें एसआई से प्रश्न पूछे गए थे, बहुलक से प्रश्न पूछा गया था, प्रतिशत से और औसत से प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने एसआई, सीआई, प्रतिशत और एवरेज को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। बहुलक जरूर नहीं पढ़ाया है, लेकिन बहुलक के बहुत आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसकी बस आप बेसिक क्वेश्चन करके जाइएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो लुप्त पद से, नंबर सीरीज से, ब्लड रिलेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद अगर हम बाल विकास की बात करें तो इससे प्रश्न पूछा गया था कि एक स्तनपान करा रही महिला को पूरक पोषण आहार क्यों लेना चाहिए? तो स्तनपान करा रही महिला को पूरक पोषण आहार इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि स्तनपान के दौरान शरीर को अधिक कैलोरी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो केवल स्तनपान से प्राप्त नहीं हो सकती हैं। पूरक आहार से मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आप एक महिला कार्यकर्ता एक गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे करेंगी? तो इस प्रकार के भाषाई समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाएं रोजाना आयरन और फोलेट एसिड यानी कि फोलेट युक्त प्रीनेटल मल्टीविटामिन लें, भले ही उनका आहार पर्याप्त हो। गर्भावस्था के लिए आवश्यक आयरन की मल्टीविटामिन लें, और इसी के साथ याद रखिए कि आयरन की मात्रा दोगुनी होनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अधिकांश प्रसव पूर्व मात्रा दोगुनी हो जाती है। क्या होता है कि विटामिनों में गर्भावस्था के दौरान लो आयरन की अनुशंसित दैनिक मात्रा होती है।
तो इसमें इन्हें ज्यादा आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। इसके बाद विकलांगता से प्रश्न पूछे गए थे और बाल्यावस्था से प्रश्न पूछे गए थे, तो इनको आप जरूर पढ़कर जाइएगा। मैंने शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की टॉपिक 22 थ्योरी क्लास पढ़ाई है और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी टॉपिक 22 करवाए हैं, जिसमें मैंने विकलांगता, बाल्यावस्था, सभी अवस्थाओं को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधकीय कौशल, तो पैराग्राफ से 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और इसके बाद नीति आयोग के क्या उद्देश्य थे, पूछा गया था। तो नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्यों को राष्ट्रीय नीति, यहाँ से है राष्ट्रीय हित के एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, जिसे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। सक्रिय मूल्यांकन और निगरानी करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि आप एक महिला कार्यकर्ता हैं, एक समुदाय में जाने पर वहां के लोगों को टीके के बारे में कैसे जानकारी देंगे। तो इस प्रकार के भाषाई समझ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि काफी आसान है। आप ऑप्शन देखकर इनके आंसर बहुत अच्छे से लगा देंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है उद्योग। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग। तो मैंने पंचवर्षीय योजनाओं की थ्योरी क्लास, जिसमें मैंने उन्हें काफी डिटेल में पढ़ाया है, साथ ही उनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं। तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आपको से पहले की एग्जाम एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी, साथ ही सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, और साथ ही आपको सभी यूनिट की मैंने मैराथन क्लासेस भी बनाई है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जरूर अपने एग्जाम से पहले मैराथन क्लासेस जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि एक ही क्लास में मैंने पूरी यूनिट कवर की है, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा उस वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी हम अपने अगले एग्जाम एनालिसिस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।